नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हल्द्वानी से बड़ी खबर मिल रही है। बनपुरा अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर है अतिक्रमण। फैसले को लेकर कोर्ट अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। तो शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। आरपीएफ और पीएससी के साथ उत्तराखंड की पुलिस भी मौके पर तैनात है। एलएमजी आधुनिक हथियारों से फोर्स को तैयार भी किया गया है। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक क्षेत्र में रहेगी पाबंदी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर बनभूलपुरा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है और ऐसे में शहर में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम नजर आने लगे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आरपीएफ और पीएससी के साथ उत्तराखंड पुलिस भी मौके पर तैनात है। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह छावनी में तब्दील किया गया है बनभूलपुरा क्षेत्र को? हाँ, देखिए बताना चाहूंगा ये जो मामला है 29 एकड़ रेलवे बनाम बनभूलपुरा के मध्य जो है हाई कोर्ट में यहाँ नैनीताल चल रहा था, जिसको पिछले वर्ष ही जो है हाई कोर्ट ने अतिक्रमण तोड़ने के आदेश दे दिए, जिसके बाद याचिका दायर बनभूलपुरा के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में की थी, जिसकी 2 दिसंबर को फैसला आने वाला था, लेकिन समय के चलते न होने के कारण 10 दिसंबर को हाई कोर्ट ने उसको फैसला टाल दिया था। आज अहम फैसला होना है, जिसके चलते जो है यहाँ पर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे छावनी में जो है बनभूलपुरा क्षेत्र को तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि 8 फरवरी के दंगों के बाद प्रशासन किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही पुलिस और जनता के बीच में नहीं चाहते, जिसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ रेलवे सुरक्षा बल है और स्थानीय पुलिस है, पीएससी की 2 बटालियन लगाई गई है। एलएमजी आधुनिक मशीनों से जो है यहाँ तैनात चेक पोस्ट कर दिया गया है, क्योंकि और सुबह 8 बजे से रात्रि के 10 बजे से बनभूलपुरा में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वंचित कर दिया गया है। जी, लेकिन अभी फोर्स कितनी तैनात कर दी गई है पंकज, और क्या डाटा भी पूरा मिल पाया है कि कौन कौन सी फोर्स कितनी बड़ी संख्या में तैनात की गई है बनभूलपुरा क्षेत्र में? देखिए मैं बताना चाहूंगा 2 पैरामिलिट्री फोर्स की बटालियन की टुकड़ी यहाँ पर आ चुकी हैं और 2 पीएससी की जो टुकड़ी यहाँ पर आ चुकी हैं, जो पिछले 2 दिन से अपना मोर्चा संभाली है। और सबसे बड़ी बात है कि मंजूनाथ टीजी वरिष्ठ पुलिस ने उनके रात साफ तौर से कहा था कि एलएमजी लाइट मशीन गन का भी सेटअप यहाँ पे 3 सेटअप लगा दिए गए हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। जनता से अपील भी की है और स्थानीय लोगों से भी अपील की है, फैसला किसी रुख में भी जाए वो सहयोग करे और जनता प्रशासन का सहयोग करे और किसी भी प्रकार से भ्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों पर सोशल मीडिया पर पूरी निगाह रखी गई है। और इसी के चलते 90 लोगों को भी नजरबंद स्थानीय पुलिस के द्वारा किया गया, जिसपे आशंका जताई जा रही थी। जी जी पंकज, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। कैबिनेट सचिवालय में आयोजित होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर भी लग सकती है मोहर। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक है आज और काफी खास ये कैबिनेट भी मानी जा रही है। ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मोहर भी लग सकती है। तो सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मोहर भी लग सकती है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस किस तरह के प्रस्तावों पर आज मोहर भी लगने की संभावना जताई जा रही है? जिस तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और देखा जाए तो इस बैठक में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर मोहर लग सकती है। अगर देखा जाए तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें चाहे वो आवास की बात हो, 2 नीतियों के साथ अन्य प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके साथ साथ वन्य विभाग का भी जो है मुद्दा आ सकता है, जिसको लेकर के तो गुलदार और बाकी जो है हमले लगातार बढ़ रहे हैं। तो लेकर पिछली बार जो है मुआवजा तो बढ़ाया गया था, लेकिन उसको किस तरह से वहाँ पर जो है काम करना है लोगों के लिए, उस पर जो है पूरा प्रस्ताव जो है वो देखने को मिल सकता है। शहरी विकास से जुड़े मामले इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई विभागों के प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट बैठक में देखने को मिल सकते हैं। जी योगेश, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि वन्यजीव और मानव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, तो क्या जंगली जानवरों को लेकर या फिर वन क्षेत्रों में लेकर भी कोई अहम प्रस्ताव लाया जा सकता है क्या? देखिए, अगर पूरे इस प्रकरण को
देखा जाए तो लगातार लंबे समय से जो है मांग चली आ रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनका जिस तरह से वनों पर पहले अधिकार हुआ करता था, वह अधिकार अब नहीं है। इसके साथ साथ जो है कहीं न कहीं वन श्रेणी का जो प्राणी माना जाता है बाघ, उसको लेकर के कहीं न कहीं इस तरह की समस्याएं हैं कि वह हमला करता है, लेकिन उस पर जो है उसको मारने की अनुमति नहीं मिल सकती। तो इस तरह की चीजें हैं और इसको लेकर के काफी लंबे से वक्त से माना जा रहा है कि अन्य राज्यों को के दृष्टिगत यहाँ पर जो है यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार जो है वन श्रेणी की से हटाया जाए, ताकि जो है इसके हमले से जो है कहीं न कहीं वर्ष की जनगणना को लेकर भी कहीं न कहीं मांग उठ रही है। तो देखना होगा आज इसको लेकर के किस तरह का अहम प्रस्ताव जो है वन विभाग की ओर से आता है। जी योगेश, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड में ग्रामीण सड़क विकास को भी बड़ी मंजूरी। 184 ग्रामीण सड़कों के लिए 1700 करोड़ रुपए की स्वीकृति। पहाड़ी इलाकों में आवागमन भी होगा आसान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी मंजूरी। कृषि और पर्यटन को भी मिलेगी नई रफ्तार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो मुख्यमंत्री की ओर से भी यह बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो होगी वो भी अब मजबूत होगी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, एक बड़ी बैठक भी हुई और मुलाकात भी इस दौरान ये हुई। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि 1700 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिली है। किस क्षेत्र के लिए मिली है और क्या कुछ फायदे अब इसके होने जा रहे हैं? देखिए सर, उत्तराखंड में राष्ट्रीय सड़क विकास को लेकर एक बड़ी मंजूरी मिली है। 144 ग्रामीण सड़कों की जो सड़कें हैं वो 1700 करोड़ की स्वीकृति उनको मिली है। सड़कों की कुल लंबाई की अगर बात कर ली जाए तो वो भी 1228 किलोमीटर होगी और पहाड़ी इलाकों में आवागमन जो है बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए जो है मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह धामी ने जैसे केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिक मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। उन्होंने उससे बात की और उसके बाद उसको मंजूरी दी है। तो कृषि और पर्यटन को इससे नई रफ्तार मिलने की बड़ी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। ग्रामीण इससे मजबूत मानी जाएगी, सीएम धामी का ऐसा मानना है। और अगर देखा जाए तो 2 साल में इस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए जो है लक्ष्य रखा गया है कि 2 साल के अंदर अंदर का निर्माण कार्य जो है वो पूरा करना है। गाँवों को मुख्य बाजारों से जोड़ने के लिए ये बेहतर मार्ग होंगे। निश्चित तौर पर जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मार्ग जो है बाजारों से नहीं जो कनेक्टिविटी है उनको अब भी जो है अन्य रास्तों के वैकल्पिक मार्गों से आना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए बेहतर साबित होंगे। और इनका निर्माण जैसे 2 साल में पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और इसके साथ साथ मुख्य बाजारों तक उनकी कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। और तो सरकार लगातार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और इस तरह से देखा जाए तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन योगेश, जैसे कृषि क्षेत्र में किस तरह के फायदे होंगे और जैसे कि बताया भी जा रहा है कि पर्यटन क्षेत्र में बदलाव होंगे, किस तरह के फायदे मिलेंगे? देखिए निश्चित तौर पर जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बाजारों में उनकी उतनी आवाजाही नहीं रह पाती, क्योंकि मार्ग उतने सुलभ नहीं है और निश्चित तौर पर उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जब ये मुख्य बाजारों से इनकी कनेक्टिविटी जुड़ेगी तो आसानी से वो बाजार में जा भी पाएंगे और कहीं ना कहीं कृषि के जो यंत्र हैं जो उनको उपलब्ध चाहिए, बीज खाद चाहिए, वो आसानी से वो उस मार्गों से लेकर आएंगे। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में जो है ये एक बड़ी जो है उपलब्धि मिलेगी और पर्यटन को भी नई रफ्तार देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसे इलाकों में इन सड़कों के माध्यम से वो घूम पाएंगे जहाँ पर जो है पर्यटन चाहता है घूमना, जहाँ पर पर्यटन जाना चाहता है उसे खूबसूरती का एहसास करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में बेहद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत खूबसूरती और पर्यटन वहाँ पर पहुँचना चाहता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया अगले साल से ऑनलाइन कर दी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की विसंगति और देरी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि राशन विक्रेताओं के भुगतान और बिलिंग प्रणाली भी डिजिटल की जाएगी। मई महीने तक का लाभांश सभी जिलों को जारी किया जा चुका है और अगले 3 महीनों का लाभांश भी 2-3 दिन में जारी कर दिया जाएगा। धान खरीद पर उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के लक्ष्य के मुकाबले इस साल 98% खरीद पूरी हो चुकी है। आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में खासकर हमारे जो राशन डीलर हैं उनके कुछ प्रमुख विषय रहे हैं, जिसको लेकर राशन डीलरों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ और विभाग के अधिकारियों के साथ और जनपदों के डीएसओ को वर्चुअली कनेक्ट करते हुए एक बैठक की गई, जिसमें हमारे राशन डीलरों के चाहे वो लाभांश का विषय हो अथवा परिवहन का विषय हो,
जिसमें जितने देय थे उसको लेकर चर्चा हुई है और चर्चा करते हुए मई माह तक का लाभांश जो है वो अब तक में सभी जनपदों में दिया जा चुका है और शेष लाभांश जो है वो 3 महीने का अगस्त माह तक का भी लाभांश दिए जाने का निर्देश दे दिया गया है कि 2-3 दिनों के अंतर्गत में जो है उसकी भी भुगतान प्रक्रिया तेज करी जाएगी। क्योंकि भारत सरकार से बजट मिलने की आशा है और राज्य सरकार भी अपना राज्यांश जो है वो जल्दी ही भारत सरकार के बजट के आवंटन के साथ में ही उसे भी वो निर्गत करेगी। तो हम लोग अगस्त माह तक में सभी जनपदों के लाभांश देने की स्थिति में आ जाएंगे। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने जिले के बाराकोट स्थित देशी शराब की दुकान में छापेमारी की। इस दौरान डीएम को कई अनियमितताएं मिली, जहां शराब विक्रेताओं की ओर से दुकान में ना तो रेट लिस्ट लगाई गई थी और ना ही जिला आबकारी अधिकारी का नाम दर्ज किया गया था। साथ ही दुकान में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी खराब पाए गए। मामले में जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुए एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर को भी मामले की जांच कर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि शराब की दुकान में ओवर रेटिंग और अनियमितताएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश और भानियावाला सड़क चौड़ीकरण के लिए शिवालिक एलिफ्ट रिजर्व में 4,369 पेड़ काटने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की इमरजेंसी अपील पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस सुभाष उपाध्याय के बेंच ने अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2025 तय की है और एफआरआई के विशेषज्ञों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में हाजिर रहने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि पहले ट्रांसप्लांट किए 700 पेड़ असफल रहे हैं। अभी भी 3,615 पेड़ कटाई के दायरे में हैं। मामला हाथी कॉरिडोर और पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय में देहरादून की समाज सेवी जो हैं रीनू पॉल, उनके द्वारा यह जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस जनहित याचिका में एलिफेंट कॉरिडोर के नोटिफिकेशन और प्रोटेक्शन के लिए मांग की गई है, लेकिन बिना एलिफेंट कॉरिडोर नोटिफाई किए और प्रोटेक्ट किए, क्योंकि एशियाटिक एलिफेंट का वेस्टर्न मोस्ट हैबिटेट है उत्तराखंड और यहाँ से हाथी नेपाल, कभी कभी तो बर्मा तक पूर्व में जाया करते थे, ऐसा लिटरेचर अवेलेबल है। लेकिन कई जगह अब इनको फ्रैगमेंट कर दिया गया है और ऐसे ही ऋषिकेश भानियावाला के बीच में देहरादून जनपद में एक प्रयास चल रहा है कि 2 लेन जो हाईवे है 7 मोड़ से लेकर ऋषिकेश तक, उसको 4 लेन कर दिया जाए और लगभग 4,369 पेड़ इसमें काटने की योजना है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए मार्च 2025 में स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। शीतकालीन यात्रा के तहत चारों धामों के शीतकालीन गद्दी स्थलों पर एक बार फिर से चहल बढ़ने लगी है। 4 धाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन 4 धाम यात्रा का विधिवत आगाज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कर दिया है, जिसके चलते शीतकालीन यात्रा दल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज की अगुवाई में ज्योतिर्मठ होकर पांडु नगरी पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर पहुंचा है, जहां ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत भी किया। इस मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने शीतकालीन गद्दी स्थल और भगवान बद्री विशाल के प्रतिनिधियों और बद्रीश पंचायत के वरिष्ठ देवता उद्धव जी, कुबेर जी के भी दर्शन किए हैं। चमोली के नंदानगर विकासखंड के लुनतरा गांव में आस्था के साथ पारंपरिक पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। बता दें कि पांडव नृत्य जो भी की उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। स्कंद पुराण के अनुसार पांडवों के गढ़वाल क्षेत्र में आने का वर्णन मिलता है और जिस क्षेत्र से पांडव गुजरे थे वहां पर आज के समय में पांडव नृत्य और पांडव लीला का आयोजन किया जाता है। नमस्कार, मैं दिनेश बिष्ट चमोली गढ़वाल से के ग्राम लुंद्रा से बोल रहा हूं। हमारे गांव में होने वाला पांडव नृत्य हमारी सबसे पुरानी और सम्मानित सांस्कृतिक परंपरा है। यह नृत्य सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारी आस्था, इतिहास और पहचान का प्रतीक है। महाभारत की कथाओं को जब हमारे कलाकार ढोल दमाओं की थाप पर जीवंत करते हैं तो पूरा गांव भक्ति और उत्साह से भर जाता है। पांडव नृत्य की खास बात यह है कि इसमें अभिनय और संगीत
और लोक गाथा सब मिलकर एक अद्भुत माहौल बनाते हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हमारी कोशिश है कि यह परंपरा लगातार आगे बढ़ती रहे और नई पीढ़ी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में नशे में धुत होकर कार चला रहे फायर ब्रिगेड के जवान ने लोहाघाट डिपो की ऋषिकेश जा रही रोडवेज बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि एक और पुलिस शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बातें भी कर रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस के ही जवान दिन दहाड़े शराब पीकर इस तरह गाड़ी चलाकर दुर्घटना कर लोगों की जान को खतरे में डाल भी रहे हैं। देहरादून नगर निगम के 27 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। अपने संबोधन में सीएम ने इस बार जोर दिया है कि आने वाले समय में दून आने वाले यात्रियों की संख्या में तेजी बढ़ेगी। देहरादून नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी ने कहा कि निगम अपनी स्थापना से अब 28वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इन 27 वर्षों में निगम ने महत्वपूर्ण विकास कार्यों और अनेक जन सुविधाओं के निर्माण में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि देहरादून क्लीन और ग्रीन सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके, इसके लिए निगम और सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध है। स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियां, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। क्योंकि बहुत जल्दी ही देहरादून में दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद इस शहर पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है। हवाई अड्डा हमारा आज पूरे देश के लिए अपनी सेवाएं यहाँ से संचालित कर रहा है। ट्रेन सेवाएं अच्छी चल रही हैं, बस सेवाएं चल रही हैं, ISBT भी हमारा काम कर रहा है। और देहरादून शहर में एक बड़ा लोगों का आना जाना भी है, एक बड़ी बसावट भी हो गई है। उस निमित्त बहुत सारी हमारी चुनौतियां भी हैं। हमें मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि हम देहरादून की भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू होने के बाद शहर में आने जाने की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। एयरपोर्ट्स, ट्रेन और बस सेवाओं के विस्तार से देहरादून एक प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बढ़ती आबादी और बसवाट में कई चुनौतियां भी सामने आई हैं, जिनका समाधान कर शहर में आदर्श महानगर बनाने का जो दायित्व है, नगर निगम मजबूती से निभा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार देहरादून के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और भविष्य में भी इस अभियान को और गति दी जाएगी। हमें देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जहां देहरादून में हमको आज देहरादून एक ऐसा शहर हो गया है जहां के हवाई अड्डे से पूरे देश के लिए लगभग हमारे देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा देहरादून से प्रारंभ हो गई है। आने वाले समय में हम इस हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भी काम कर रहे हैं कि जिससे देश ही नहीं दुनिया के अंदर भी हमारे देहरादून से आसानी से हम फ्लाई कर सकें, आसानी से हम यात्रा कर सकें। इसके साथ ही सड़क, हमारी एलिवेटेड रोड, उसका काम लगभग पूरा हो गया है। आप सबको पता है कि पिछले दिनों उसकी ट्रायल भी हो गई है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबकी तरफ से, पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से, क्योंकि पूरे देश के लोग देहरादून आते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, मसूरी आते हैं, धनोल्टी आते हैं, आसपास के क्षेत्रों में आते हैं, तो उनको
अब देहरादून से दिल्ली आने के लिए या देहरादून से दिल्ली जाने के लिए बहुत कम समय में, यानी कि 2 से 2.5 घंटे के बीच में देहरादून और दिल्ली का सफर पूरा हो जाया करेगा भाइयों बहन। राज्य में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि 2017 के बाद से अब तक सरकार ने तेज गति के साथ विकास किया है। देहरादून शहर के विकास कार्यों पर आज भी कई सवाल हैं, जबकि स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर को विकसित करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, फिर भी बहुत ज्यादा शहर की तस्वीर नहीं बदली है। स्थिति तो ये है कि आज भी कुछ घंटों की बारिश में कई वार्ड्स में सड़कें तालाब बन जाती हैं, क्योंकि शहर में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम तक अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। नगर निगम देहरादून को बने हुए 27 साल हो गए हैं। 27वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन शहर की जनता पूछ रही है कि इन 27 सालों में नगर निगम देहरादून की समस्याएं दिन दुगनी रात चार गुनी गति से बढ़ी हैं। चाहे ड्रेनेज का सिस्टम हो, चाहे कूड़े की सफाई का मामला हो, चाहे सड़कों की दुर्दशा की बात हो, स्ट्रीट लाइटों की दुर्दशा की बात हो, ये सुरसा की तरह बढ़ ही रही है। इनका समाधान करने में नगर निगम विफल रहा है और इन 27 सालों में केवल एक बार कांग्रेस पार्टी का मेयर रहा है। उस दौरान उल्लेखनीय कार्य जरूर नगर निगम देहरादून ने किए, लेकिन उसके बाद और उससे पहले भाजपा के डबल इंजन ने इस नगर निगम का बेड़ा गर्क करने के अलावा कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। आखिर कब नगर निगम देहरादून उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करेगा? कब जाम के झाम से शहर वासियों को और शहर में आने वाले पर्यटकों को, सैलानियों को राहत मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। निगम के विकास कार्यों को लेकर सरकार के अपने दावे हैं और विपक्ष के अपने सवाल हैं। 2003 से 2008 तक कांग्रेस के मेयर रहे, लेकिन उनके बाद अब तक बीजेपी के नेता ही मेयर की कुर्सी पर काबिज हो रखे हैं। 2017 से प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। मौजूदा वक्त में ट्रिपल इंजन वाली सरकार, फिर भी शहर की तस्वीर कछुए की चाल से बदल रही है। ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी समस्या है। कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट तक नहीं जलती है। ट्रैफिक सिग्नल का बुरा हाल है। सड़क किनारे दुकानों का कब्जा है। शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण है। सड़कों के किनारे कूड़े फेंके जाते हैं। वर्षों से बिजली तारों का अंडरग्राउंड पर काम जारी है। कुल मिलाकर ये है कि कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन चुनौतियों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।